योर कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पैसेज। फॉर मैनी सेंचुरीज मैन बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड वॉज अ ग्रेट फ्लैट प्लेन। फॉर मैनी सेंचुरीज, अनेक शताब्दियों तक आदमी यह मानता था कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, वॉज अ ग्रेट फ्लैट प्लेन, कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक महान समतल मैदान है। He believed that the habitable earth was placed in the midst of an ocean of an almost interminable extent. उसका ये मानना था कि जो रहने योग्य भूमि है वो कहाँ पर है, वो ओशन के बिल्कुल बीच में है, यानी जो महासागर है उसके बिल्कुल बीच में है। He also believed that at a certain distance from the land, eternal darkness surrounded the waters. वह यह भी मानता था कि एक निश्चित दूरी पर, जमीन से एक निश्चित दूरी पर एक क्या है, एक एटर्नल का मीनिंग होता है शाश्वत अंधेरा है। सराउंडेड द वाटर, जिसने समुद्र को यानी पानी को चारों तरफ से घेरा है। अनटिल द ओल्ड बिलीफ वॉज एबंडन, जब तक पुराना विश्वास, ये वाला विश्वास जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ नहीं दिया गया। Sailors were reluctant to venture far out in the oceans. जो नाविक थे वो रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाते थे, ठीक है, हेजिटेट करते थे। किस चीज में हेजिटेट करते थे कि ओशन के अंदर दूर तक जाने में वो क्या करते थे, हेजिटेट करते थे, हिचकिचाते थे। द अननोन वाटर्स, क्योंकि वो जो समुद्र था, वो जो पानी था, उसके बारे में वो जानते नहीं थे। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो लैंड थी उससे एक दूरी पर क्या था, एक अंधेरा था जिसने चारों तरफ समुद्र को घेरा हुआ था। तो उस जगह जाने में जो नाविक थे वो हिचकिचाते थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली नेविगेशन डिड नॉट एडवांस मच। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप जो नेविगेशन था वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। ड्यूरिंग द मिडल एजेस शिप बिल्डिंग वॉज ग्रेटली इम्प्रूव्ड अप। मिडल एजिस के दौरान यानी मध्यकाल के दौरान जो शिप बिल्डिंग का कार्य था वो बहुत तेज गति से क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। ओनली व्हेन द मैरिनियर्स कंपास केम इनटू जनरल एग्जिस्टेंस। और यह कब हुआ, जब जो नाविकों के लिए जो दिशा सूचक यंत्र था, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, वो जो है वो सामान्य प्रयोग में आने लगा। तो जब नाविकों के सामान्य प्रयोग में दिशा सूचक यंत्र जो है वो आने लगा, तब ये कब हुआ, ये हुआ मिडल एजिस के दौरान, जब शिप बिल्डिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन डिड नॉट प्रोग्रेस। नेविगेशन ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं की? उसका रीज़न यही था कि एक बिलीव था जो रॉन्ग था ओशन को लेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। द सेयर्स वर रिएक्टेंट टू सेल। जो नाविक थे वो हिचकिचाते थे जाने में, सेल करने में। कहाँ सेल करने में हिचकिचाते थे? बिकॉज नेविगेशन हैड नॉट एग्जिस्टेड देन, दे हैड मिसकंसेप्शन अबाउट द सी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि नाविकों का एक मिसकंसेप्शन था ना कि पानी के पानी को चारों ओर से एक अंधेरे ने जो है वो घेरा हुआ है, पता नहीं वहाँ क्या है क्या नहीं है, इसलिए वहाँ जाने में क्या करते थे, वो हिचकिचाते थे। कौन? नाविक। तो दे हैड मिसकंसेप्शन अबाउट द सी। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि एक गलत धारणा उनके दिमाग में थी समुद्र को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द मिडल एजेस। मिडल एजेस के दौरान क्या हुआ था? हमने पढ़ा था शिप बिल्डिंग वॉज ग्रेटली इम्प्रूव्ड अपॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेविगेशन प्रोग्रेस्ड व्हेन पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन नेविगेशन, बेटर ships were built, old belief were abandoned, mariners compass came into use। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेविगेशन ने प्रोग्रेस कब किया? जब मैरिनर्स यानी नाविकों का जो दिशा सूचक यंत्र था वो यूज में आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ड्यूरिंग द अर्ली एजेस मैन बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। हमने पढ़ा था ना कि अर्थ कैसी थी? फ्लैट थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है, ए मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री हिटलर डिक्लेयर्ड इज लाइक ए मैन हु हैज
हु हैज नो ईयर्स और आईज। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास हिस्ट्री यानी इतिहास की समझ नहीं है, हिटलर डिक्लेयर्ड, हिटलर घोषणा करता था कि वो इस तरह का व्यक्ति है जिसके पास ना तो यहाँ पे बेटा ये ईयर्स है, ठीक है, ये ईयर्स है, ये नो है। ही हैज नो ईयर्स और आईज, यानी उसके पास ना तो आंख है और ना ही कान है। ही हिमसेल्फ क्लेम टू हैव हैड ए पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। उसका जो खुद था हिटलर का, उसका दावा था कि उसका जो है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर बहुत बहुत ही अधिक रुचि है, पैशनेट इंटरेस्ट है। पैशनेट इंटरेस्ट का मतलब बहुत अधिक रुचि है सिंस हिज स्कूल डेज, उसके स्कूल के दिनों से। एंड ही डिस्प्लेड कंसिडरेबल फेमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। उसने खुद भी क्या किया है कि जो यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्स हैं उसके साथ क्या किया है, उसने अपनी फेमिलियरिटी का मीनिंग बेटा होता है यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मीयता को उसने क्या की है, डिस्प्ले किया यानी अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे हिटलर ये कह रहा है कि उसका इतिहास के अंदर स्कूल डेज से ही बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसने इसको भी व्यक्त किया है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हिज कन्वर्सेशन वो स्टडीज विद द हिस्टोरिकल रेफरेंस। उसकी जो बातचीत है उसको स्टडी किया गया, उसको अध्ययन किया गया किसके साथ, हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ, हिस्टोरिकल रेफरेंस और हिस्टोरिकल पैरेलल्स के साथ, यानी इतिहास की जो संदर्भ हैं उनके साथ क्या किया गया, उसके कन्वर्सेशन को स्टडी किया गया, उसके कन्वर्सेशन को अध्ययन किया गया। यानी उसने जो भी कन्वर्सेशन किया था, उसने जो भी बातचीत की थी, उस बातचीत को इतिहास के संदर्भ के साथ स्टडी किया गया। किसकी बातचीत को, हिटलर की बातचीत। उसके बाद है मोर देन दैट हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट वाज हिस्टोरिकल। इससे ज़्यादा हिटलर का जो होल कास्ट ऑफ थॉट है, होल कास्ट ऑफ थॉट का मतलब ये है बेटा, हिटलर की होल कास्ट ऑफ थॉट का मतलब ये है कि कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है। ठीक है, वॉज हिस्टोरिकल, वो ऐतिहासिक था। एंड हिज सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। और उसका जो मिशन था, उसकी जो समझ थी, वो कहाँ से निकली थी, उसकी जो हिस्ट्री की सेंस थी, यानी जो उसके इतिहास की समझ थी, वहाँ से उसके मिशन की समझ जो थी वो निकली थी। या एक इस कंटेम्प्रेरी स्पेंगलर नाम का एक व्यक्ति, उसका क्या था, समकालीन था। अपने समकालीन स्पेंगलर की तरह हिटलर वॉज फैसिनेटेड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। हिटलर जो था वो सभ्यताओं के उत्थान और पतन के को लेकर क्या था, बड़ा फैसिनेटेड था। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध था। ही वॉज हिमसेल्फ बोर्न एट ए क्रिटिकल वॉज इन डिसइंटीग्रेटिंग। उसका खुद का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब बहुत कठिन परिस्थितियां जो थी वो टूट गई थी। वट वुड टेक इट्स प्लेस, इसकी जगह कौन स्थान लेगा, द फ्यूचर येज विद द जू बोल्शेविक आइडियोलॉजी ऑफ द मासेस। जो फ्यूचर था यानी जो भविष्य था वो किसमें निहित था, जो जू की बोल्शेविक आइडियोलॉजी है। जू बेटा, जूस जो होते हैं जैसे हिंदूज होते हैं, जैसे मुस्लिम होते हैं, ऐसे ही जूस होते हैं। ठीक है, तो जूस की जो आइडियोलॉजी है यानी जूस की जो विचारधारा है, किसकी, मासिस की। जो जूस की मासिस की विचारधारा है, यानी मासिस का मतलब यहाँ पर है बेटा बहुत लोगों की, यानी सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो विचारधारा है, वो फ्यूचर जो था उसमें नहीं था। और यह कब तक बना रहा, अनलेस यूरोप कुड बी सेव्ड बाय द नाजी रेसिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द एलाइट। जब तक यूरोप जो था, एलाइट का मतलब है बेटा अभिजात, तो अभिजात की जो विचारधारा, अभिजात वर्ग की जो विचारधारा थी, कौन से अभिजात वर्ग की विचारधारा, नाजी रेसिस्ट। ठीक है, नस्लवाद की जो अभिजात वर्ग की विचारधारा थी, जब तक यूरोप जो है उससे अपने आप को सेव नहीं कर लेता, तब तक इस आइडियोलॉजी में फ्यूचर था। किसका, इसका, द फ्यूचर जो किसका फ्यूचर था, जो जगह लेगा, किसकी जगह लेगा, जो क्रिटिकल यानी जो कठिन परिस्थितियां थी जब वो टूट गई थी, उसकी जगह जो फ्यूचर लेगा वो तब तक जो बोल्शेविक की आइडियोलॉजी है उसमें नहीं था, जब तक यूरोप जो है वो जो नाजी की नस्लवाद की विचारधारा है उससे अपने आप को बचा नहीं लेता। ये इस पैराग्राफ में बेटा कहा गया है। चलिए बेटा अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who has no ears or no eyes? A man having sense of history. A man who has no sense of history. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर डिस्प्लेड फेमिलियरिटी विद साइंटिफिक फैक्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिटलर सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर सेंस ऑफ मिशन, ये तो हो गया, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तीन ही क्वेश्चन है इसमें। चलिए, अब है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। हमें ब्रूटैलिटी का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक बताना है। तो ब्रूटैलिटी का मतलब होता है निर्दयता, तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो ह्यूमैनिटी हो जाएगा, ठीक है, मानवता हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो कंपल्सरी हो जाएगा। कंपल्सरी का मतलब होता है जो कंपल्सरी है, कंपल्सरी आपने सुना होगा ना, कंपल्सरी कि ये आपको लेने ही लेने हैं। और वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, कंपल्सरी का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा अनैच्छिक। नेक्स्ट है आपका इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट का हमें सिनोनिम बताना है, तो इनहेबिटेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कर्टियस का हमें सिनोनिम बताना है। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोलाइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको हमें ट्रायल का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो ट्रायल का मेन सिनोनिम जो होता है वो प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ट्रायल का सिनोनिम होता है। अब हमें यहाँ पे प्रपोजिशन बतानी है, द नॉइज कम्स फ्रॉम, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा यहाँ से, द नॉइज कम्स डैश द रिवर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ही डाइड डैश कोलेरा, तो इसमें आंसर बी होगा ऑफ। ध्यान रखिए, जब भी किसी की भी मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है तो कौन सी प्रपोजिशन आती है, ऑफ आती है। तो कोलेरा क्या है, एक बीमारी का नाम है, तो यहाँ पे डाइड के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाइड के साथ ऑफ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज चार्ज्ड डैश स्टीरिंग अ कैमरा, तो चार्ज के साथ जो प्रपोजिशन यहाँ पे आएगी वो ऑफ आएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एरर बतानी है, इंडिकेट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ईच वन ऑफ ओवर हाउसेज आर टू येट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ईच वन है, तो सब्जेक्ट ईच वन है जो कि सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यहाँ पे आर नहीं आएगा। ईच वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी सोल्जर एंड सेलर वर। देखिए यहाँ पे एवरी सोल्जर एंड सेलर वर नहीं आएगा, एवरी सोल्जर एंड सेलर वोज आएगा। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इसी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन इज इम्प्रेस्ड बाय, इम्प्रेस्ड बाय नहीं आएगा, ठीक है, इम्प्रेस्ड के साथ यहाँ बाय नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये PQRS का क्वेश्चन आ गया, ईच डैश परफेक्टली, ईच डैश परफेक्टली इफ इट वाज वर्किंग हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर पार्ट्स ऑफ द रॉकेट ऑफ द मैनी। चलिए बेटा इसका आप बताइए, काफी टाइम हो गया मुझे आपको कराते हुए PQRS, इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। बताइए बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको करने को दिया था, ईच डैश परफेक्टली इफ इट वाज वर्किंग हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर पार्ट्स ऑफ द रॉकेट ऑफ द मैनी। सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा ये, 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा दिए मैंने कहा चलो बच्चे ट्राई करेंगे। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर जो मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इफ इट इज वर्किंग, हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर, पार्ट्स ऑफ द रॉकेट ऑफ द मैनी। अब मुझे इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि ईच के बाद ऑफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ ईच के बाद ऑफ आएगा, ईच के बाद ऑफ आएगा, तो ये ऑप्शन मुझे ईच के बाद ऑफ यानी एस ऑप्शन से आंसर स्टार्ट होगा। तो एस ऑप्शन से जो आंसर है वो किस ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज इलॉयड सीज डैश एज द सेंटर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। अब यहां पर सीज के बाद जो है वो मुझे क्या चाहिए, सीज के बाद मुझे चाहिए एक नाउन, एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है, ऑब्जेक्ट एक तो पी में है, ठीक है भैया, एस आएगा नहीं,
क्यू आएगा नहीं क्योंकि एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जिसको देखा, जॉर्ज इलियट जिसको देखता है वो बताना है हमें, तो क्यू आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता, तो क्यू और एस वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो क्यू और एस वाला ऑप्शन मुझे दिया नहीं हुआ। आ क्या सकता है, या तो पी आ सकता है या आर आ सकता है, पी और आर के ऑप्शन मुझे दिए हैं, चलो भी ठीक है। अब हम पहले पी वाला ऑप्शन देखते हैं। जॉर्ज इलियट सीज फैमिली लाइफ, ठीक है भैया, फैमिली लाइफ पी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्यू, क्यू क्या है, एंड म्यूचुअल केयरिंग रिलेशनशिप्स, ये भी आ रहा है, एंड म्यूचुअल केयरिंग रिलेशनशिप्स, ये भी ठीक है, क्यू वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। उसके बाद आ रहा है एस, एज द सेंटर ऑफ, ठीक है, ये भी है। उसके बाद आ रहा है आर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो सेंटेंस बन गया। सेंटेंस क्या बना, जॉर्ज इलियट सीज फैमिली लाइफ एंड म्यूचुअल केयरिंग रिलेशनशिप्स एज द सेंटर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो ये तो पूरा सेंटेंस अपने आप में बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली फॉर हिम डैश द फ्रीइंग ऑफ इंडिया, लास्ट में मुझे दे रखा है फ्रीइंग ऑफ इंडिया, यहां पर मुझे दे रखा है देन सॉरी बेटा, अब यहां देन दे रखा है और फ्रीइंग ऑफ इंडिया दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस में कंपैरिजन होगा, तुलना हो गई है। हम सभी जानते हैं बेटा कि देन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। अब तुलना किसके साथ हो रही है, फ्रीइंग ऑफ इंडिया के साथ हो रही है। किसकी तुलना हो रही होगी, फ्री मैन की हो रही होगी, ठीक है ना, यानी आर जो है वो फ्री मैन, उसके बाद पी, यानी पी जो ऑप्शन है वो सबसे एंड में होना चाहिए। अब पी ऑप्शन सबसे एंड में तीन जगह है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि इसके बाद ये आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक ऑप्शन हमारा कट गया क्योंकि पी ऑप्शन सबसे एंड में होना चाहिए। अब हम कहते हैं एक्चुअली फॉर हिम द डेवलपमेंट के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, तो यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, तो क्यू के बाद एस मुझे एक तो यहां दे रखा है, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन भी कट गया, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये भी कट गया। तो द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इनटू अ फ्री मैन वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीइंग ऑफ इंडिया, यानी इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि जिसकी डेवलपमेंट होगी बताना पड़ेगा किसकी होगी, क्योंकि जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उसमें हमें बताना होगा कि हम किसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इंडियन की, तो क्यू के बाद ऑप्शन आएगा एस, तो क्यू के बाद ऑप्शन एस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। समझ में आ गया सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन which can be substitute for the given words oblique sentence an inscription on a tomb बोलते हैं बेटा मकबरे को, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखा गया है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड कौन सा है, उसके लिए एक वर्ड होता है एपीटैप। एपीटैप का मीनिंग क्या होता है, यही होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम्ब यानी मकबरा, इंस्क्रिप्शन जो मकबरे पे लिखा होता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो उसे बोला जाता है इनएफेबल। इनएफेबल का मीनिंग क्या है, जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, एक ऐसा व्यक्ति जो शिप के अंदर छुप जाता है, टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज यानी बिना पैसे दिए यात्रा करने के लिए। टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज का मतलब है कि भाई बिना पैसे दिए यात्रा करने के लिए जो व्यक्ति शिप के अंदर छुप जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टो अवे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।